हेलो पॉलिटिबडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीरीज़ को, जिसमें कि हमने एमजे पेपर यानी मेजर पेपर का सिलेबस को ओवर कर लिया था। और अभी हम फिलहाल अपने एसईसी पेपर के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 द लेजिस्लेटिव कमिटी। और इस वीडियो में इसके भी आपको 2 वीडियोस मिलेंगे इस लेक्चर के। पहले में हमारा है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ कि आप लोग बुक कॉपीज लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए। जैसे मैं पढ़ाते जाती हूँ वीडियो पॉज कर करके नोट्स भी बनाते जाइए, सो दैट आपको याद हो जाए। और मैं जो कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ उसको एज अ स्टिकी नोट्स यू कैन ऐड इट ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो चाहे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, तो ये जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स है, ये वाइड रेंज में इनका काम होता है। इवन दो कि हम इसे सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी भी कहते हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट तो सारे काम खुद से नहीं ना कर सकती है, अपने जितने भी फंक्शंस है, क्योंकि यहाँ पे शेयर वॉल्यूम ऑफ वर्क है। अब इतने सारे काम होने के चलते लिमिटेड टाइम भी है पार्लियामेंट्री सेशंस में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है हर इश्यूज को डिस्कस करना डिटेल्स में। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट यूज करती है सर्टेन कमिटी सिस्टम का। ओके, और ये जो लेजिस्लेटिव कमिटीज होती है, स्मॉल बॉडी होती है एमपीज की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, जो कि नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा के स्पीकर या फिर राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। और यही लोग मिलकर कुछ कमिटीज होती हैं और उन कमिटी में किसी भी टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करते हैं। इनका काम होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इशू है, ठीक है, स्पेसिफिक इशू है, तो उस पर बिल्स बनाना, रिपोर्ट्स बनाना, पॉलिसीज बनाना और अपने रिकमेंडेशंस को सबमिट करना, ये इनका काम हो गया। और देखिए, मेन तो पार्लियामेंट का समझिए कि फंक्शन तो यही कर रहे हैं ना, रेप्लिकेट पार्लियामेंट्स फंक्शन। तो इस चलते हम लोग इन्हें मिनिएचर पार्लियामेंट भी कहते हैं। ओके, और ये हमें आर्टिकल 118 के तहत हमारे संविधान की बनती है। और ये हर एक हाउस को एम्पावर करती है कि जो भी ये बनाती है उसी के बेसिस पे कुछ प्रोसीजर्स को कंटिन्यू किया जाए। और इस प्रकार से कमेटी जो है डिटेल स्क्रूटनी करती है और डिस्कशंस करती है और अकाउंटेबिलिटी करती है। ओके, अब हम इस लेजिस्लेटिव कमिटीज का, जैसे कि हमें टाइप्स पढ़ना है, तो पहले हम लोग इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफाई करते हैं इसे हम लोग 3 कमिटीज में, ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी और एक थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा, जिसमें कि हमारे ज्वाइंट सेटिंग्स ये सब आ जाएंगे। तो स्टैंडिंग कमेटी जो होती है परमानेंट कमेटी है, और वहीं एडहॉक कमेटी टेम्पररी होती है। ये हर साल बनती है और अपने बोलते हैं ना कंटिन्यूअस बेसिस पे इसका काम होता है। वहीं ये जो एडहॉक कमेटी है जो कि टेम्पररीली बनती है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है, जो कि अगर इसका पर्पस जब कंप्लीट हो जाता है ना, जब वर्क इज कंप्लीटेड देन इट इज डिसॉल्व। और थर्ड क्लासिफिकेशन में हमें जितने फिनेंशियल कमिटीज हो गए, डिपार्टमेंटल कमिटीज हो गए, इंक्वायरी कमिटीज हो गई, है ना, ज्वाइंट कमिटीज हो गई, ये सब इसमें आते हैं। अब हम इसको डीपली समझते हैं। पहला हम कवर करते हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटी को। जैसा कि मैंने बताया, स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट इन नेचर होती है और ये हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, इधर बाय लोकसभा के स्पीकर या फिर हमारे राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। ओके, और ये अपना रेगुलर फंक्शन करती है। अभी जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसमें भी ABC 3 पार्ट्स में इसको हम लोग समझेंगे। पहला फिनेंशियल कमेटी, दूसरा डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज और तीसरा है अदर्स। ओके, अब एक एक करके सबको डीपली डिस्कस करते हैं। तो पहला आ जाएगा फिनेंशियल कमेटी, ठीक है। फिनेंशियल कमेटी में कौन कौन? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तब तीनों को देखिए, पहले इस चीज को कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। स्टैंडिंग कमेटी में 3 है, फिनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज और अदर्स। तो हम लोग एक एक करके तीनों को पढ़ेंगे। जैसे पहला है फिनेंशियल कमेटी, और फिनेंशियल कमेटी के अंतर्गत 3 कमेटी है। ओके, अब देखिए फिनेंशियल कमेटी, तो पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि इसका काम यही है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव है उसको फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी देना इसका काम है। अब इसमें भी 3 है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, PAC। अब PAC का काम होता है कि जितने भी आपके पब्लिक डिमांड्स हैं, ठीक है, चाहे हमारी एक्सपेंडिचर सरकार क्या करती है, कितना कर रही है, उसको एग्जामिन करना। ओके, जो हमारे रिपोर्ट्स देना, जो हमारे कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना, इंश्योर करना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कि हाँ जी ये अकॉर्डिंग टू हमारे पार्लियामेंट के अप्रूवल के,
ये इंश्योर करती है कि जो भी मनी ग्रांट किया जाता है पार्लियामेंट को, वो अपने पर्पस जो इसको किया गया है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और जितने भी हमारे जो इसके चेयरमैन होते हैं, इट इज़ चेयर्ड बाय जो भी अपोजिशन है उस पार्टी, उसके मेंबर्स के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। ट्रेडिशनली ऐसा रहा है ना, ताकि चेक्स एंड बैलेंस जो है सरकार की बनी रहे। फिनेंशियल कमेटी के अंतर्गत ही अगला आता है एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी का काम होता है जैसे कि पार्लियामेंट में हमारा बजट प्रेजेंट हुआ तो उसको एस्टीमेट करना, ये एस्टीमेट्स कमेटी का काम है। कुछ भी इकोनॉमी सजेस्ट करना, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, इम्प्रूवमेंट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन या एफिशिएंसी में, तो वो ये काम करती हैं। और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में, और 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। ओके, अगला इसी फाइनेंशियल कमेटी के अंतर्गत है हमारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये जो कमेटी है ये एग्जामिन करती है जितने भी हमारे पीएसयूज हैं उसके अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स को। ये इंश्योर करती है कि जो हमारे पीएसयूज हैं वो एफिशिएंटली रन करें, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के। और इसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, दोनों के मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पहले अपना स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो फाइनेंशियल कमेटी है उसके अंतर्गत तीनों कमेटी को समझ लिया। अगला है स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे डीआरसीएस। ओके, तो ये जो डीआरसीएस है, डीआरएससीस जो है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1993 में। इसका काम यही था कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उस पर नज़र रखा जाए, ओवरसाइट किया जाए सारे मिनिस्टर्स को। टोटल 24 डीआरएससीस हैं। डीआरसीएससीस को भी डिवाइड कर लीजिए, 16 लोकसभा के लिए और 8 राज्यसभा। ठीक है, हर एक कमेटी जो है उसका फंक्शन समझ चाहिए। पहला तो है जितने भी पार्लियामेंट डिमांड्स कर जो ग्रांट्स मांगती है ना, तो उसको डिमांड्स को तो देना तो करते ही हैं, उसको स्क्रूटनाइज करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। ठीक है, जितने भी बिल्स आए हैं उसको एग्जामिन करना, एनुअल रिपोर्ट्स को कंसीडर करना जो भी मिनिस्ट्रीज है, और जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्टडी करना, ये सब ये लोग देखते हैं डीआरएससीस। ठीक है, और जितने भी एडवाइजरी से, देखिए रिपोर्ट्स जो होते हैं इनके एडवाइजरी होते हैं कि हाँ ये सलाह देते हैं, इनके बाइंडिंग नहीं होते। ठीक है, बट हाँ अगर आप एडवाइस भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन एंड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। अगला यह आएगा हमारा अदर स्टैंडिंग कमेटी। अदर स्टैंडिंग कमेटी में आ जाएंगे तो थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको डीपली एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहला है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। देखिए अब हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको सर्टेन प्रिविलेजेस रहते हैं, राइट, तो उस कमेटी ऑन प्रिविलेजेस देखेगी कि कहीं ये अपने प्रिविलेजेस का गलत फायदा ना उठाए। अगला है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये लोग इंश्योर करेंगे कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाए जा रहे हैं वो पार्लियामेंट, है ना, जो भी अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट पहले तो उसको ये परमिशन देगी कि हाँ जी ठीक है, इसको ग्रांट करेगी। और तो यानी कि समझ आप सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में इन शॉर्ट आ गया कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे शुड बी ग्रांटेड बाय पार्लियामेंट। अगला कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस। इसमें क्या होता है कि ये लोग एग्जामिन करते हैं कि क्या जो पार्लियामेंट या मिनिस्टर्स ने प्रॉमिसेस किए थे उसे फुलफिल किया गया, तो ये गवर्नमेंट एश्योरेंस वाली कमेटी इस चीज़ को देखती है। दूसरा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इनका काम क्या होता है, जितने भी अमेंडमेंट्स लाने हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीजर ऑफ द हाउस में, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देखेगी। सॉरी, ये रूल्स कमेटी देखेगी, मैंने गलत बोल दिया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है बिजनेस से रिलेटेड जो भी हाउस के चीज़ें हैं उसको रेगुलेट करना, जैसे कि डिबेट का टाइम, ये सब को एलोकेट करना। रूल्स कमेटी का मैंने बता दिया आपको कि जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स जो है रूल्स को लेकर के या फिर प्रोसीजर ऑफ द हाउस, ये रूल्स कमेटी देखेगी। हाउस कमेटी का काम होता है कि जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उनके रहने का एंड जितने भी फैसिलिटीज़ है उसको देखने का काम करेगी हाउस कमेटी। वेलफेयर कमेटी का काम होता है, एग्जाम्पल समझिए कि हमारे यहाँ ये शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो वेलफेयर कमेटीज़ हैं, ओबीसीज के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये सब हमारी वेलफेयर कमेटीज़ में आ जाएंगी। ओके, सो विद दिस वी हैव डन आवर स्टैंडिंग कमेटीज़। अगला है एडहॉक कमेटीज़। देखिए अभी स्टैंडिंग कमेटी जितना हमने पढ़ा ये सब परमानेंट है, अब हम समझने वाले हैं एडहॉक कमेटीज़ को। ठीक है, एडहॉक कमेटीज़ को भी हम लोग कुछ पोर्शन में डिवाइड करके समझेंगे, ठीक है, टाइप्स में। आपको पता है एडहॉक कमिटीज जो है वो टेम्पररी होते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसे बनाया जाता है, और जब काम कंप्लीट, टास्क कंप्लीटेड, देन इट इज डिसॉल्व्ड। तो इसमें हमारे सेलेक्ट कमिटीज होती है, एक ज्वाइंट कमिटीज और इंक्वायरी कमिटीज। अब सबको हम लोग डीपली समझते हैं। सो सेलेक्ट कमिटीज, ठीक है,
ये फॉर्म हुए होते हैं पर्टिकुलरली एग्जामिन करने के लिए, कोई भी पर्टिकुलर बिल आया है, ठीक है, उसको डिटेल में एग्जामिन करने के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाई जाती है। इसके मेंबर्स जो होते हैं सिर्फ एक ही हाउस के इसमें मेंबर्स होते हैं। सपोज मान लीजिए कोई माइन एंड मिनरल बिल आया है, माइंस एंड मिनरल बिल, तो उस पर एक सेलेक्ट कमेटी बनती है जो कि उसके सब चीज़ को एग्जामिन करती है। अगला है हमारा ज्वाइंट कमेटी। ये क्यों बनता है? देखिए सब टेम्परेली बन रहा है, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ एक ही हाउस के मेंबर्स थे, ज्वाइंट कमेटी में जो है बोथ हाउसेस के मेंबर्स रहेंगे। इसका क्यों फॉर्मेशन किया जाता है? ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं उसको एग्जामिन करने के लिए, कोई इशू आया है, कोई सीरियस इशू है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। एग्जाम्पल समझ जाइए आप, जेपीसी है ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन बोफोर्स 1987 में हुआ था, हर्षद मेहता स्कैम 1992 में, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2011 में। तो ये सब बनाई गई थी ज्वाइंट कमिटीज। ज्वाइंट कमिटीज आप समझ रहे, यानी कि बोथ हाउसेज है इसमें। ओके, अगला है हमारा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेट कमेटी। ये क्यों बनाई जाती है? इसको बनाने का काम इससे होता है, अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जितने भी हमारे नेशन से चीज़ें हैं या कुछ मिसकंडक्ट हुआ है उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। जैसे कि हमारी 1984 एंटी सिख राइट्स हुआ था, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई थी। ओके, तो अब हमने ये हमारे एडहॉक कमिटीज़ को भी समझ लिया है। अब हम लोग तीसरा समझते हैं ज्वाइंट कमिटीज़ को। तो देखिए, ज्वाइंट कमेटी, सम कमिटीज ऐसे होती है जो कि नेचुरली उसमें लोकसभा राज्यसभा सबके मेंबर्स होते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो गए, या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी स्पेसिफिक इशू के लिए बन रहा है, तो ये हो जाएंगे ज्वाइंट कमिटीज। इस प्रकार से हमारे तीनों कमिटीज के टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसके लिमिटेशंस को देखते हैं। सो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें इसकी, तो देखिए पहला, रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। मतलब कि ये जो कमेटीज है इनका काम होता है रिकमेंड करना। अब ये रिकमेंड ऐसा, तो रिकमेंड मतलब क्या, आप सिफारिश कर रहे हो। अगर उनको पसंद है दे विल एक्सेप्ट, नॉट पसंद दे विल रिजेक्ट। तो ये तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं, दे आर जस्ट, इफ समवन विल रिजेक्ट द रिकमेंडेशन, तो ये तो लिमिटेशंस हो गई ना, बुराइयां हैं। मीटिंग्स जो है वो भी हेल्ड बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब कमेटी का देखिए, पार्लियामेंट की तो जो बातें होती है, डिस्कशंस होते हैं, हम लोग टीवी पे भी देख लेते हैं। अभी जो मीटिंग्स होती है किसी पर्टिकुलर कमेटी की, वो तो क्लोज द डोर, बिहाइंड द क्लोज डोर्स होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी तो रहती ही नहीं है। तो ये तो इसका लिमिटेशंस हो गया। दूसरा क्या है कि समटाइम्स गवर्नमेंट अवॉइड्स रेफरिंग इंपॉर्टेंट बिल्स टू कमिटीज। कई दफा तो जो सरकार है वो इम्पॉर्टेंट बिल्स को कमिटी को सौंपती ही नहीं है। जैसे कि फार्म लॉ 2020 में आया था, कहाँ किसी कमिटी को दिया गया था वो। तो ये तो इसकी बुराइयां हो गई ना। फिर क्या, लैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। अब ये जो कमिटीज है ना उनके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है अगर हम कंपेयर करें तो, और उसके हिसाब से इनको टाइम और रिसोर्स दोनों ही काफ़ी कम दिया जाता है। तो ये हो गए इसके लिमिटेशंस। बट अभी हम इसके पहले इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो तारीफ ही तारीफ की जाए, पहला है डिटेल्ड स्क्रूटनी। ये नहीं कि जो कमिटीज है वो बिल को एग्जामिन करते हैं, पॉलिसीज को क्लॉज बाय क्लॉज देखते हैं, है ना, जो कि इतने बड़े लार्ज हाउस में पॉसिबल नहीं हो पाता, उसको ये लोग डीपली डिस्कस करते हैं। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया ना। और दूसरा है एक्सपर्ट एडवाइस। समझे, ये जो कमिटीज होती है एक्सपर्ट्स को, एनजीओज को, स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं कुछ एविडेंस या एडवाइस देने के लिए। फिर दूसरा है फिनेंशियल कंट्रोल कमेटी, जैसे कि आपकी पीएसी हो गई, है नी, यानी कि ये लोग सब क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर सबको अकाउंटेबल बनाते हैं, सबको देखते हैं। फिर रिड्यूसेस वर्कलोड, पार्लियामेंट के पास कहाँ उतना टाइम होता है डीपली डिस्कस करने के लिए, इन डिटेल इतने रिसर्च वर्क करने के लिए। तो ये जो है हमारी ये कमिटीज हैंडल करती है इन सब चीज़ों को डिटेल में। अगला कंसेंसस बिल्डिंग, यानी कि ये जो कमिटीज है ना ये डिस्कशंस करती है, इनके डिस्कशंस जो होते हैं काफ़ी कम पॉलिटिकल होते हैं। इनका मेन रहता है ना कि इश्यू पे फोकस करना है, पॉलिटिक्स पे नहीं। अगला है एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इन कमिटीज को भी आंसरेबल होती है। ये नहीं है कि बस सिर्फ सेशन के टाइम पे काम करना है, ये कमिटी को जवाबदेही रहेंगे वो लोग। तो ये होगा इसकी इंपॉर्टेंस। अब हम समझते हैं इसके कंक्लूजन को। सो डियर फ्रेंड्स, हमारी लेजिस्लेटिव कमिटीज जो है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बैकबोन रही है। ये हम इसे मिनी पार्लियामेंट कह सकते हैं क्योंकि ये इंश्योर करती है फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, ये सब कुछ देखती है। वहीं जैसे कि स्टैंडिंग कमेटी है उसमें पैक, एस्टीमेट कमेटी, डीआरसीएस है, एडहॉक कमेटी में है, फिर ज्वाइंट कमिटीज है, ये सब अर्जेंट और स्पेशल इश्यूज को कवर करते हैं। देखिए ऑल्दो इनके पास लिमिटेशंस है ना, लिमिटेशन बहुत सारे हैं,
जैसा कि हमने समझा, क्योंकि ये सिर्फ रिकमेंड कर रहे हैं, बिहाइंड द डोर्स काम हो रहा है, बट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर रहा है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहा है, एक अच्छी गवर्नेंस दे रहा है। और इनके बिना मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट इफेक्टिवली काम तक नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेनली तो डिटेल डिस्कशंस तो यही हो रहा है ना। जितने भी हमारे एडवाइस दिए जा रहे हैं काम को करने के लिए, रिसर्च वर्क हो रहे हैं, वो कमिटीज के द्वारा ही हो रहे हैं। So yes, they are the backbone of our Indian parliamentary system. With this, thank you guys for watching my video. If you really like the video, then please do like, and if you have any queries or suggestions, then please drop it down in the comment box. Let's meet in the next video, जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे इसी हमारे लेजिस्लेटिव कमिटीज के नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में। सो टिल दैट टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर, थैंक यू।